अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लास्ट टाइम में आपके साथ मैं हूं बहरीन सब्तैन। नाज़रीन, इक़्तिदार में आने के बाद से हुकूमत ने खामखा में ही हम तो कहेंगे कि कुछ ऐसे गैर ज़रूरी बयानात देने शुरू कर दिए जिसके बाद ना सिर्फ ये कि अपोजिशन जमातें बल्कि उनकी अपनी हलीफ जमातें भी उनसे नाराज़ दिखाई देने लगी। उनको तो उन्होंने मना लिया लेकिन अपोजिशन को मनाने के लिए अब तक कुछ भी नहीं कर रहे, बल्कि वो जिसे कहते हैं ना कि ज़्यादा नमकपाशी ज़ख्मों पर कर रहे हैं, वो हमें करते हुए नज़र आता है। एक हिंदू फ़िलासफ़र है, उनका ये कहना था कि हुक्मरानी के लिए अच्छा है कि दुश्मनों को भी दोस्त बना लो। यहाँ पर ऐसा होता कुछ दिखाई नहीं देता। यही वजह है कि हम देखते हैं कि पार्लियामेंट में इशूज़ आगे बढ़ते हमें दिखाई नहीं देते। पीएसी का चेयरमैन भी बना दिया आपने शहबाज शरीफ साहब को, लेकिन फिर भी मामलात वहीं के वहीं। वजह क्या है, इसको देखने की ज़रूरत है इस वक्त पीटीआई को। और सबसे बढ़कर ये कि अभी सऊदी वली अहद जब आए तब आपने अपोजिशन को साथ ना लिया। इससे पहले करतारपुर का जो मामला था, जो पार्लियामेंट का वफ्द आपके साथ गया, उसमें भी कोई अपोजिशन के वो नुमाइंदे मौजूद नहीं थे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि भारत को जब आप जवाब देते हैं, वज़ीर आज़म साहब जब गुफ्तगू करते हैं, खिताब करते हैं कौम से और भारत को पैगाम दिया जाता है, उसमें भी अपोजिशन को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता। तो क्या ये एक अच्छी रवायत है जो हुक्मरान जमात की तरफ से रखी जा रही है? इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे एक अच्छी खबर जो कि हम हमारे नौजवानों को देंगे, क्योंकि यूथ प्रोग्राम के हवाले से, कामयाब नौजवान प्रोग्राम के हवाले से यूएनओ ने $30 मिलियन फंड जारी करने का ऐलान कर दिया है। नौजवानों को इससे बेनिफिट मिलेगा। ये बेनिफिट किस तरह से मिलेगा, किस तरह से डिलीवर होगा और किस तरह से मेक अवेलेबल होगा, इस पर हम बात करेंगे। और साथ हम ये भी सवाल उठाएंगे कि इससे पहले जो इस तरह के प्रोग्राम सामने आते रहे, उनके साथ जो कुछ हुआ, जैसे अपना रोज़गार स्कीम और मुख्तलिफ स्कीम्स जो सामने आती रही, तो क्या कहीं खुदा न खास्ता इसके साथ भी कोई ऐसा ही तो नहीं हो जाएगा? इसकी शफाफियत के लिए क्या इंतजाम किए गए, इस पर बात करेंगे। और फिर बात करेंगे कि दो बड़े इस्लामी ममालिक के जो सरबराहान पाकिस्तान आने वाले हैं, तुर्की की हम बात करें, मलेशिया की हम बात करें, महातीर मोहम्मद की हम बात करें, रजब तैयब एर्दोगान की हम बात कर रहे हैं, तो उनके आने के साथ क्या मज़ीद इम्कानात हैं? यकीनन इम्कानात हैं। मज़ीद इस वक्त सरमायाकारी आएगी पाकिस्तान में, कितने एक रोशन इम्कानात हैं, इस पर भी हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। सबसे आखिर में हम बात करेंगे जो वज़ीर आज़म और असद उमर जो है, उन्होंने आज टैक्स अवार्ड तकरीब से खिताब किया। बहुत अच्छी बातें हमें सुनने को मिली और टैक्स कलेक्शन के हवाले से भी हमारा एक तहफ़्फ़ुज़ ज़रूर है कि किस तरह से होगा वो इस्लाहात जिनको कि लाने की वो बात करते हैं, वो टैक्स के निज़ाम में जो बेहतरी आएगी वो किस तरह से मुमकिन हो पाएगी, ये ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि अगर ये सब कुछ हो रहा है, सरमायाकारी आ रही है, तो फिर क्यों बिजली दोबारा से महंगी हो गई है? क्यों हम देखते हैं कि जीडीपी जो है 1.4 से बढ़कर 2.7 हो गया है? तो वो इंतजामात जो है उनके समरात हमें कब तक दिखाई देना शुरू होंगे? और आगा सरात दुरानी के हवाले से भी हम ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि शैला रज़ा हमें अभी कुछ देर के बाद ज्वाइन करेंगी। इस वक्त राव खालिद सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से, सदाकत अब्बासी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से। और कुछ देर के बाद जैसा कि मैंने कहा कि शैला रज़ा हमारे साथ होंगी। सदाकत अब्बासी साहब, ज़रा आपकी तरफ पहले आ जाते हैं। ये नई रवायत, ये नई बुनियाद और ये कहना कि चोरों लुटेरों को हम कैसे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के सामने पेश कर दे, तो कोई तो होता ऑपोजिशन में से जो शायद ना होता ऐसे तो लोग आपके भी अपनी पार्टी में दाएं बाएं मौजूद है। साथ लेकर चलना एक अच्छी रवायत है, कोई नई रवायत डालने जा रहे हैं, कोई अनाक का मसला है, क्या वजह क्या है आखिर? मेरीन, बहुत शुक्रिया। बात इस तरह है कि ना तो कोई ऐसी जो आपने जो इब्ताइये में कहा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बात यह है कि वो बहुत इम्पॉर्टेंट एक इन्वेस्टमेंट का ट्रिप था। उसमें जितना रेलेवेंट लोग थे उनको बिठाया गया और उनके साथ मुज़ाकरात किए गए और जो अपने इन्वेस्टमेंट के प्लान थे उन सब पे बड़ी डिटेल्ड डिस्कशन होनी थी। कुछ ऐसे मामलात हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में चल रहे हैं और पाकिस्तान की अंदरूनी पॉलिटिक्स जो है, ख़ासकर करप्शन के हवाले से एक बहुत मेगा स्कैंडल पाकिस्तान में खुले और उन पे कार्रवाई चल रही है। इसलिए वो इस इशू का साथ ना जोड़ने का एक गवर्नमेंट का प्लान था। अदरवाइज जब कोई वैसे दौरे होते हैं जो खैर से गाली दौरे होते हैं या किसी और जो आपकी एक दोस्ती के पैराए पे होती हैं उसमें, और ये स्पेसिफिकली एक इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम था और लिमिटेड उनका टाइम था। ऐसे तो ना कहे ना, सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं था, खैर सगाली दौरा था, वलीयत यहाँ पर आए थे, एक बहुत बड़ा उन्हें प्रोटोकॉल दिया गया उनके आने पर। जैसा कि कोई बड़ा मेहमान अगर आपके घर में आता है तो तमाम घर के जो मुअज़्ज़ज़ अफराद हैं उनसे मिलते हैं, इस तरह का सलूक तो होना चाहिए था। ये जो करतारपुर का मामला हुआ तब भी आपके साथ पार्लियामेंटेरियन में कोई भी ऐसा शख्स नहीं था, अपोजिशन को उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात थे। अभी भारत को जवाब दिया गया तब भी ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। एक तरीका जो अगर चल रहा है और एक अच्छी रवायत है जो तमाम ममालिक में अपनाई जाती
है, तो क्यों उससे आप वो ज़रा सा हट के और एक मुख्तलिफ, और शायद अगर इसे देखा जाए तो एक अच्छा अंदाज भी नहीं लगता, नहीं मुनासिब लगता कि आप ना लेकर चले ऑपोजिशन को। जमहूरियत की इसमें कोई खुशबू नहीं आती। वो जो कह रहे हैं ना कि बिलावल भुट्टो ने कहा कि बेवर्दी के हुक्मरान जो है वो हम पर मुसल्लत किए जाने की कोशिश की जा रही है, तो इस तरह की कोशिशें ना करें कि इस तरह की बातें आए। नहीं, बिलावल साहब तो बहुत कुछ और भी बातें कर रहे हैं, लेकिन जहां तक थी कि आपकी असेंबली पार्लियामेंटेरियन का ग्रुप उनसे मिला, स्पीकर थे और सेनेट के चेयरमैन थे, और उनके साथ ऑपोजिशन के लोग भी थे, मुलाकातें हुई। लेकिन मैंने कहा कि अगर दौरा बहुत लंबा लेंथी हो, जिसमें वो मुख्तलिफ जगहों पर जाएं और मुख्तलिफ प्रोग्रामों में जाएं, तो उस वक्त तो मुमकिन था। ये बहुत ही स्पेसिफिक था और बहुत ही एक लिमिटेड इसका मैंडेट था, उस हवाले से हुकूमत ने समझा। और दूसरी बात है कि पाकिस्तान के जो अंदरूनी डिफरेंसेस थे वो मतलब उनको इसमें हाईलाइट भी होते हैं, और ठीक है इसमें दो मौक़िफ़ हैं, लेकिन हमारी हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि इस वक्त हम जो हमारा फोकस है वो पाकिस्तान की इकॉनमी को रिवाइव करने का फोकस है, और एक इकोनॉमिक टर्न अराउंड हम कर रहे हैं, और हम जगह जगह कहते हैं। अच्छा, आप समझते हैं मुनासिब रवैया था, दुरुस्त किया, सही किया? मुनासिब मतलब अगर बहुत ज्यादा टाइम होता और बहुत ज्यादा उनके पास अपॉर्चुनिटी होती तो फिर ये इससे इसको और अगर इसका स्कोप बड़ा करते तो हो भी सकता था, लेकिन इतने शॉर्ट स्पैन में और इतने थोड़े वक्त में वो कहते हैं ना सदाकत अब्बासी साहब के लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस होती है, दौरा चाहे 10 दिन का होता चाहे 1 दिन का होता, बात तो वहीं पर आकर खड़ी होती है। राव खालिद साहब, व्हाट डू यू से, अभी जो तज्ज़ियाकार जो मुख्तलिफ बातें हमें सुनने को मिलती है उसमें जो सबसे ज्यादा बात वेटेज जिसकी नजर आती है वो ये कि तजलील करना शायद मकसद था पीटीआई का ऑपोजिशन को, आपको ऐसा दिखाई देता है? देखिए, एक तो बुनियादी जो असूली बात वो ये है कि जब भी इस किस्म के विजिट्स होते हैं तो उसमें जो अपोजिशन के लोग होते हैं उनको जो ज़ोहराना या इशाइया प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट देते हैं उसमें रवायती तौर पे इनवाइट किया जाता है और वो उसको अटेंड करते हैं। बाकी जो दूसरे मामलात हैं, स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप जो होता है वो गवर्नमेंट का प्रोरोगेटिव होता है, सफारतकारी होती है, फॉरेन ऑफिस उसमें इन्वॉल्व होता है, एम्बेसी इन्वॉल्व होती है लोकल भी, और हमारी जो सऊदी अरब एम्बेसी वो टूर बनाने में, उसको अरेंज करने में, उसके विजिट की डिटेल्स तय करने में, तो वो तजलील उस तरह से नहीं कह सकते, लेकिन एक रवायत शिकनी हुई है मेरे हिसाब से कि जो अपोजिशन लीडर थे सेनेट में या कौमी असम्बली में उनको इनवाइट किया जाना चाहिए था, या पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड को उस खाने पे ज़रूर इनवाइट किया जाना चाहिए था। बाकी जो टेबल टॉक होती है, नेगोशिएशंस होती हैं, उसमें तो वो अपोजिशन को उस तरह से नहीं बिठाया जाता। लेकिन इसके बाद का एक मरहला भी है कि आप पार्लियामेंट को इत्मीनान में लें, जो भी आपकी उसके बारे में बातचीत हुई है, जो चीज़ें हुई हैं तय पाई हैं उसके बारे में इत्मीनान में लें, पार्लियामेंट को बताएं कि जी ये चीज़ें हुई हैं और इस तरह से हम करने जा रहे हैं, ये प्रोजेक्ट इस तरह से आगे बढ़ेंगे। वो उसमें कोई हरज नहीं है, चीफ मिनिस्टर को बुला लें, उनके साथ एक मीटिंग करके उनको बता दें सूबों में किस तरह की इन्वेस्टमेंट होने जा रही है, गवादर पे किस तरह की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, बलूचिस्तान में अगर रिफाइनरी लगनी है तो वो उसके क्या पैरामीटर्स होंगे, क्या तय हुआ है, शराइत क्या तय हुई हैं, कितनी जॉब जनरेशन इससे पॉसिबल है, एक इस तरह से करके कन्विंस उनको किया जा सकता है। लेकिन एक और पहलू भी है मेरीन इसका, हमने देखा है तारीख में कि जब कोई इस तरह की बड़ी शख्सियत विजिट पे आती है तो उसकी अगर ख्वाहिश हो मिलने की तो वो खुद भी इसका इजहार कर देते हैं अपनी एम्बेसी के थ्रू, और वो उनकी मुलाकात अरेंज हो जाती है और उसमें हुकूमत का कोई लेना देना उस तरह से नहीं होता। वो उसको प्रोटोकॉल एम्बेसी अरेंज करती है, और ये हुई हैं मुलाकातें अपोजिशन लीडर से भी हुई हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडरशिप से भी होती हैं। जब कोई बड़ी शख्सियत आती है वो मेरा ख्याल है उनकी तरफ से भी शायद कोई इस किस्म की दिलचस्पी जाहिर नहीं की गई, क्योंकि अगर ये बात तो चल रही थी कि उनको इन्वाइट नहीं किया जा रहा, इस किस्म की चल रही थी। एक और मैं बड़ी आई डोंट नो किस हद तक मेरा ये तजिया दुरुस्त होगा, जब ये मुश्किल में ख़ासतौर पे मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ थे तो ये सऊदी अरब गए थे, बहुत रिपोर्ट्स हुई यहाँ पे कि वहाँ पे गए हैं उनसे मिलने के लिए या उन्होंने बुलाया है, कोई मामलात इस किस्म के थे। तो वो उसके वहाँ से जो खबरें आई थी वो इस तरह की थी कि शायद शाही ख़ानदान में बड़ी कोशिश के बावजूद किसी अहम शख्सियत से इनकी मुलाकात नहीं हो पाई। मे भी गवर्नमेंट के जहन में ये हो कि वो शायद नाराज़ हैं, इनसे मिलना नहीं चाहते, वो कोशिश करो कि शहबाज शरीफ साहब को ना बुलाएं, इस तरह उन्होंने सेनेट वालों को भी नहीं बुलाया, असेंबली वालों को भी नहीं बुलाया, तो मे भी इस तरह बिलावल भुट्टो या आसिफ जरदारी साहब को भी नहीं बुलाया कि वो। अच्छा, और ये इस पे कमेंट कर दे, फिर शैला रज़ा ने भी अभी हमें ज्वाइन किया है, उनकी तरफ हम जाएंगे कि इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि अगर हम उन्हें बुला लेते तो ढील का तासुर जो है वो और ज्यादा मजबूत हो जाता। आपको लगता है कि इस तरह से होता?
नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई ढील कंपैरेटिवली उससे बड़े इकदाम तो आप कर चुके हैं ना, पीएससी की चेयरमैनशिप पे उनको आपने कर दिया, तो वो ज्यादा बड़े इकदाम थे मेरे ख्याल से। ये तो एक नॉर्म्स और रवायात थे यकीनन। चले ठीक है, जो कहते हैं उजरे गुनाह बदतर अज गुनाह, वो उस किस्म की बात है ये कि इस किस्म का उजर कोई देना, आई डोंट नो कि इसकी कोई बनती है तो इस किस्म की, लेकिन रवायत शिकनी हुई है, ये मैं कहता हूँ कि बुलाना चाहिए था उनको, यकीनन बुलाना चाहिए था, उनकी रिप्रेजेंटेशन होती। सदर बुला लेते, वज़ीर आज़म नहीं बुलाते, जोराने में नहीं बुलाते, इशाइये में नहीं बुलाते, सदर क्योंकि विफाक की इलामत है तो उनकी अपनी भी एक डिग्निटी या उनका एक रवायत, एक अच्छी रवायत और एक जमहूरी रवायत थी, अगर इसको कैरी किया जाता उनको बुलाना चाहिए। अपनी अना को जरा पीछे रखकर। अभी शहला रजा साहिबा ने भी ज्वाइन किया। शहला रजा साहिबा, इस वक्त आप लोग धरना भी दे रहे हैं, जो इस वक्त आगा सिराज दुरानी साहब के घर के बाहर जहाँ खवातीन अंदर मौजूद हैं, इस पर भी हमने आपसे बात करनी है। इस वक्त जो मौजूद हम लेके चल रहे हैं उस पर तो हम बाद में आपसे कॉमेंट लेते हैं, लेकिन इस वक्त ये जो आप लोग धरना दे रहे हैं और जो आप लोग कह रहे हैं जो सलूक रवा रखा जा रहा है, आगा सिराज साहब को तो पकड़ लिया, उनको तो गिरफ्तार करके ले गए, लेकिन जो खवातीन अंदर मौजूद है ना उन्हें बाहर आने दिया जा रहा है, ना जो कोई डॉक्टर या कोई भी आया उसको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। तो ये धरना आप लोग दे किसके खिलाफ रहे हैं? नैब के, हुकूमत के? क्या मुतालबा क्या है? ये वो रवैया है जिसके खिलाफ हम धरना दे रहे हैं। आप ये देख रही हैं कि आगा सिराज साहब जो कि एक शादी में गए थे और जितनी भी हियरिंग हुई वो उसमें जाते रहे, उन पे कोई रेफरेंस दाखिल करने का हुक्म नहीं दिया कि रेफरेंस करके इन पे कोई मुकदमा बनाए, जैसे कि बाबर अवान साहब पे बना हुआ है। उनका कोई केस नहीं चल रहा, जैसे कि वजीर आजम साहब का केस चल रहा है जिसमें वो 4 साल में 9 वकील बदल चुके हैं पार्टी फंडिंग केस का। हेलीकॉप्टर का कोई मुकदमा नहीं है। आगा साहब को सिर्फ आपने गिरफ्तार कर लिया जबकि वो आपकी हियरिंग पे भी नहीं थे, ये कह के कि सबूत ना काफ़ी है। चले आपने गिरफ्तार कर लिया, इस पे तो हम बात कर लेंगे आपसे, हम फेस कर लेंगे, हम अदालतों से घबराने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन 5 बजे से ये टाइम हो गया है, 12 मर्द, उस 2 खवातीन और 12 मर्द अंदर घुसे हुए हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा वो कौन सी चीज़ तलाश कर रहे हैं। और वहाँ पे सिर्फ घर की खवातीन हैं, आगा साहब की वाइफ हैं, आगा साहब की बहू हैं और उनकी 3 बेटियां हैं। और मुझे नहीं मालूम कि 6 घंटे में तो पूरा घर जो है वो शिफ्ट हो सकता है। मैं दूसरे गेट से गई थी तो वो लोग बाहर खड़े हुए थे उस वक्त लॉन के अंदर, उन्होंने कहा हम लंच से यहीं खड़े में। यहाँ पे जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने बताया कि गेट खुलवाने के लिए गेट पे जोर आजमाई की गई, लातें मारी गई। अब मुझे ये पूछना है कि नैब के किस कानून के तहत ये 5 खवातीन को जो है हब्से बेजा में रखा हुआ है। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या चीज़ तलाश की जा रही है जो नहीं मिली? पूरा सामान ले जाते, हमें इस पे भी एतराज़ नहीं था। हम ये कह रहे हैं कि आप इस घर में मजीद बंद रहें लेकिन इन 5 खवातीन को हमें दे दें। तो शैला साहब क्या बता क्या रहे हैं? ये सब कर क्यों रहे हैं? कोई घर, चादर, 4 दीवारी, उसका कोई तहफ़्फ़ुज़, कोई इज्जत होती है, क्या वजह क्या बता रहे हैं? या ये भी एक जो मेरे पास जो इत्तलात आ रही है उनके मुताबिक 11 अफराद है जिनके खिलाफ ये मुकदमा एक तरह से बनता है, आमदन से जायद जो है ज़राए उसके हवाले से, और उनके नाम पे ये जायदादें हैं। तो क्या ये वजह और ये तावील देकर वो लोग कहीं भागे तो नहीं जा रहे ना? क्या वजह क्या कह रहे हैं ये लोग वहाँ खड़े होने की और ये हरकत करने की? देखिए आगा साहब गिरफ्तार हुए तकरीबन 12 बजे। 12 बजे से 5 बजे तक पीपल्स पार्टी ने सिर्फ यही बात की कि उन पे कोई जो है चार्ज साबित नहीं हुआ है, वो कस्टोडियन है, असेंबली सेशन में है, इस तरह कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है? लेकिन यहाँ पे इस वक्त जो इतनी बड़ी तादाद में लोग आके बैठ गए हैं उसकी वजह यह है कि आपने आगा साहब को गिरफ्तार कर लिया, कोई बात नहीं, हम फेस कर लेंगे। आगा साहब 90 में भी गिरफ्तार हुए थे, हमने ज़िया के सामने मज़ाहिमत की है, हम कोई डरने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन इन खवातीन का क्या कसूर है और 6 घंटे से क्या अंदर तलाश किया जा रहा है, मुझे ये बताया जाए। सिवाय इसके कि आगा साहब को वहाँ पे प्रेशर दिया जा रहा है कि अगर तुमने ये नहीं किया, ये नहीं किया। हम तो कह रहे हैं कि भाई अब तक आप ट्रक लेकर आ जाते, 12 जवान अंदर हैं, 2 खवातीन अंदर हैं, सब कुछ ले जाते सामान। और अभी भी हम ये कह रहे हैं कि हमें हमारी खवातीन दे दें, आप रहें इसमें। सही, लेकिन ये बात सुनी नहीं जा रही। इमरान न्याजी साहब ने
ट्वीट कर दिया कि मंडेला बन जाते हैं, ये बन जाते हैं। लेकिन इमरान नियाज़ी साहब, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आप तो 18 बेनामी अकाउंट के साथ और ये जो इतने सारे बेनामी जायदाद, इतनी सारी जायदादें अलीमा की निकल रही हैं, उससे आप वज़ीर आज़म बन गए। हमें आप कुछ भी कहें, हमें इससे मसला नहीं है, लेकिन इन खवातीन को देखें, वक्त याद करें कि पाक पटन के वाक़े में आपने क्या कर दिया था, और यहाँ 5 खवातीन 6 घंटे से हफ्से बेजा में। सदाकत अब्बासी साहब क्या कहेंगे इस पर? वैसे वाकई हुकूमत वक्त का एक मौक़िफ़ जरूर बनता है इसके ऊपर कि खवातीन जो घर के अंदर मौजूद हैं, क्या हुकूमत का क्या इसके ऊपर मौक़िफ़ है? देखिए जी, हम कोई नैब का तो मैं कोई रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, इसका तो जवाब नैब ही देगा। लेकिन अगर किसी ने भी कोई अगर रेड किया है तो उसके पास वारंट गिरफ्तारी होना चाहिए, और किसी तरह कोई ट्रेस पास नहीं कर सकता किसी भी घर में। और अगर खवातीन का या कोई ऐसा इशू ऐसा है जो ये रिपोर्ट कर रही हैं कि खुदा न खास्ता किसी अगर खवातीन के साथ और बगैर किसी उस वारंट गिरफ्तारी के अगर कोई अंदर गया है, तो मैं नहीं समझता कि ये ऐसा पॉसिबल है। और ये हुकूमत में है, खुदा न खास्ता कोई अपोजिशन में नहीं है, तो वो जो भी है वो नैब के लोग बता सकते हैं। बाकी इख्तियारात जो है वो चाहे वो स्पीकर हैं या कोई भी हैं, इख्तियारात कानून में हैं उनके पास अरेस्ट करने के। हमारे सिटिंग वजीर अलीम खान अरेस्ट हुए और उसी तरह वो उन पर कोई केस अभी तक नहीं बना। शहबाज शरीफ भी उसी कानून के तहत आगा सिराज साहब को गिरफ्तार कर लिया, काफी था। घर की खवातीन को क्यों अंदर महसूर किया हुआ है? देखिए, सदाकत अब्बासी साहब, आपका नाम सदाकत है, आप सदाकत पे कायम रहें। देखिए सदाकत साहब, आपका नाम सदाकत है, अपने नाम की लाज रखें। मैं आगा साहब की गिरफ्तारी पे एक कमेंट भी नहीं करूंगी। मैं ये कहती हूँ कि क्या सर्च वारंट हैं, आप सर्च कीजिए, खवातीन को बाहर निकाल दीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि आपके पास सर्च वारंट है या नहीं, आप अंदर गए, आप सर्च करें। मैं कहती हूँ आप पूरा सामान ले जाएं, ट्रक लाएं। 12 जवान आपके अंदर हैं, 2 खवातीन अंदर हैं, आप 1200 जवान ले आए, सामान ले जाएं। ये खवातीन को अंदर जो हफ्से बेजा में आपने रखा हुआ है, ये उस पर एहतजाज हो रहा है। अच्छा शेरा साहिबा, एक और मौजूद पर अगर आप कमेंट कर दें। हम जानते हैं कि आप धरने पे मौजूद हैं और यहाँ पर आप लोग जो है बहुत डिवोटेड है इस वक्त। यहाँ पे जो सूरत हाल है वो भी काफ़ी संगीन है, लेकिन हम इस वक्त उस इशू पे भी बात कर रहे हैं जो काफ़ी संगीन है, क्योंकि हमें लगता है कि अपोजिशन को इन्वाइट किया जाना चाहिए था जब सऊदी वली अहद यहाँ पर आए। आप इस पर कुछ कॉमेंट करेंगी? क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि हम नहीं तासुर देना चाहते थे कि कोई ढील दी जा रही है, हम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के सामने चोर डाकू लुटेरों को पेश नहीं कर सकते थे। फवाद चौधरी साहब ने भी कुछ इसी तरह की बयानबाजी की, लेकिन साथ ही साथ कुछ लोगों ने यह भी कहा, तज्जियाकारों ने, कि मकसद शायद ऑपोजिशन को तजलील करना था। क्या आपके कमेंट्स क्या है, क्या समझते हैं आप? कमजरफी का मुजाहिरा किया गया, शरी रहमान साहिबा ने कहा, ऐसा ही समझती हैं आप भी? मैं ये समझती हूँ कि ये पॉलिटिकल इमेच्योरिटी की हाईएस्ट लेवल था। और वैसे तो ये है कि ये जस्ट MOU थे जिनके बारे में वो कहते थे कि MOU जो हैं क्या होते हैं, आएँ बाएँ शाएँ, और उसमें जो मिनिमम एक प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन है वो भी 5 साल बाद शुरू होगा। तो एक तो ये बात थी कि इन्हें ये भी खिसियाट थी। दूसरे वहाँ से ताजर और वहाँ के सरमायाकार भी नहीं आ रहे थे, वो भी इन्होंने देख लिया। तो दूसरी इनकी सबसे बड़ा मसला ये है कि ये भूल जाते हैं कि ऑपोजिशन के सारे लोटे तोड़ के इन्होंने हुकूमत बनाई है। अगर कौमी मामला था, और यकीनन ये एक कौमी मामला थे कि गवादर में इस तरह होगा या जो भी होगा, तो ये तो आपकी स्ट्रेंथ बनती कि आपके मुखालिफ तरीन लोग भी इस मौके पे साथ हैं आपके मुल्क के किए जाने वाले फैसलों में। लेकिन आपने ज़रूरी नहीं समझा, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन आप खुद देखेंगे आइंदा कि आप कितने अकेले हैं। आपने पाकिस्तान को मज़ीद तन्हाई में धकेल दिया है। और मैं बहरहाल ये बार बार इस वक्त कहूँगी कि मैं आज किसी टॉपिक पे बात करना नहीं चाहती। हम सब यहाँ बैठे हैं, डॉक्टर अंदर नहीं जा सका, खाना अंदर नहीं जा सका, अंदर 5 बेबस ख़वातीन हैं। आपके चैनल के तवस्सुत से मैं पूरे पाकिस्तान को ये बताना चाहती हूँ कि फेडरल के अंडर जो है वो नैब आती है, बिल्कुल आता है। आप उनसे बात कर सकते हैं। आपके वुज़रा प्रोग्राम्स में बैठ बैठ के कहते हैं कि हमने नैब के ऑफिस में जाके इतनी मोटी मोटी फाइलें देखी हैं। कौन से वो डार साहब हैं सियालकोट के,
तो मैं ये समझती हूँ कि वो वुज़रा बात करें कि बहनें बेटियां सबकी सांझी होती हैं और वज़ीर आज़म साहब को उनकी वाइफ सारे अहवाल बताती हैं, क्या वज़ीर आज़म हैं, ये सब कुछ बताती हैं। उन्हें बताना चाहिए कि 5 उन जैसी खवातीन अंदर हैं, 5 वैसी खवातीन अंदर हैं जिसके लिए पाक पटन के DCO को आपने कहां से कहां पहुंचा दिया था। चलिए हमें ब्रेक पे जाना है। सदाकत अली अब्बासी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। शैला साहिबा आप भी सुनिएगा जरूर, से बात करें। ब्रेक से वापस आते हैं और इस पे भी बात करते हैं। और एक खुशखबरी है जो नौजवानों के लिए हमने जिक्र किया, कुछ कामयाब नौजवान के हवाले से UNO जो फंडिंग करने जा रहा है और साथ ही साथ जो 2 बड़े मुसलमान ममालिक के जो सरबराहान हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं। तो किस खुशी की खबर के साथ वो पाकिस्तान आ रहे हैं, कौन सी वो खुशी की खबरें हैं जो पाकिस्तान के लिए इंतज़ार में है, उस पर बात करेंगे। रोशन पाकिस्तान पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छी खबर जिसका कि हमने जिक्र किया था, यूथ प्रोग्राम कामयाब जवान प्रोग्राम जो है इसके हवाले से जो UNO फंड प्रोवाइड करने जा रहा है। थोड़ा पहले समझ लेते हैं। सदाकत अब्बासी साहब थोड़ा बता दीजिएगा, उस्मान डार साहब इसके चेयरमैन होंगे प्रोग्राम के, ये फ़ंड पाकिस्तान आएगा, किस तरह से लोगों को अवेलेबल होगा और कैसे ये दूसरे जो पहले प्रोग्राम्स हम देखते रहे, अपना रोज़गार प्रोग्राम और डिफरेंट स्कीम्स मुख्तलिफ हुकूमतों में आती रही, हाउ वुड इट बी डिफरेंट? मैं 1-2 जुमले बोल लूँ पिछली बात पे। जैसे शैला साहिबा एक रिस्पेक्टेबल ऑनरेबल पार्लियामेंट की मेंबर है, जैसे वो कह रही थी, पता नहीं जैसे शायद वो ऑपोजिशन में है या कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसी आम सी फैमिली से हैं और उनको शायद पता नहीं है कि उनकी वहाँ हुकूमत भी है, उनकी वहाँ असेंबली में भी अक्सरियत है, उनके पास सारे एवेन्यूज मौजूद हैं। अगर किसी ऑफिसर ने, किसी इंडिविजुअल ने कोई अगर आइन और कानून की हद क्रॉस की है तो आप उसको सू कर सकते हैं। उस पे सारे वो कवानीन आपके पास हैं, आप लगा सकते हैं। लिहाजा तो क्यों धरना दे रही है वहाँ पे पीपल्स पार्टी, वहाँ पे क्यों ये शोर क्यों मचाया जा रहा है, क्या बेनिफिट है? देखिए ना, पीपल्स पार्टी में अब उनको वो खुद ही बताएंगे वो क्यों दे रहे हैं, कोई ऐसी लॉजिक नहीं बनती। मैं तो समझता हूँ कि जैसे हमने अलीम खान साहब ने उन पे नैब ने उनको अरेस्ट किया तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हम तो समझते हैं कि आगा सराज साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए और जब तक वो नैब से क्लियर हो गया है वो किसी और को स्पीकर बनाए। लेकिन पीपल्स पार्टी इस्तीफा नहीं देंगे तो खवातीन पे हाथ डालेंगे आप? नहीं देखें, अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे आप खवातीन पे हाथ डालेंगे? बात सुन लेना, आपके अलीम खान के औरतें को हाथ डालेंगे? बात सुनी है ना? नहीं, ये आपने बात कैसे की? शैला बीबी आपकी बात सुनी है ना? आपकी मैंने बात ये बात नहीं है कि स्पीकर साहब अरेस्ट हैं, इस वक्त ये बात है कि आप उनकी खवातीन नहीं। आपने ये बात कैसे की? आपने ये बात कैसे की? स्पीकर साहब आप अरेस्ट है ना? ठीक है शैला रज़ा साहब, ये तो वो मौक़िफ़ था शायद जो पहले से ही इसका डिमांड कर रहे थे। 2 अलग बात, देखें शैला साहब 2 अलग बातें हैं। मैं अलग बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आप कोई आम खातून नहीं है, आप ऑनरेबल एक पार्लियामेंटेरियन है और आपके पास वो सारे एवेन्यूज मौजूद हैं। अगर किसी भी नैब के जो इंडिपेंडेंट इदारा है, किसी भी बंदे ने अपनी अगर पावर से वो एक्सीड किया है तो आप उसको कानून के किनारे में खड़ा करें। वो बहनें बेटियां सबकी सांझी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है और कोई खुदा ना खास्ता कोई आइन और कानून के दूध से बाहर कोई भी नहीं है। जिस तरह आप कह रही हैं, अगर ऐसा है तो वो आप कल उनको अकाउंटेबल करें। अच्छा चले, चेयरमैन नैब के हुक्म पे कराची नैब के जो लोग थे वहाँ मौजूद, उन्होंने गिरफ्तारी डाली है। गुजारिश करूंगी जी। आपके कैमरामैन से गुजारिश करूंगी कि यहाँ पे मौजूद लोगों की तादाद दिखाए, कब से ये मौजूद हैं। आप अपने जर्नलिस्ट से पूछ सकते हैं कब से वो औरतें अंदर हैं। देखिए ये किसके तहत ये काम हो रहा है, नैब किसके हुक्म पे काम कर रही है, नैब को ये समझना होगा। अलीम खान भी तो गिरफ्तार हैं, उनके घर की खवातीन। बिल्कुल शैला साहब, हम आपके जज्बात समझ सकते हैं, यकीनन तकलीफदेह चीजें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो बड़े रहनुमा इस वहाँ पे मौजूद है। प्रोग्राम को थोड़ा सा हमने आगे भी बढ़ाना है और सदाकत अली अब्बासी से एक सवाल में ये सब जी, एक सवाल जो देखिए, मैं और प्रोग्राम में पार्टिसिपेट के हिस्से में पार्टिसिपेट नहीं करूंगी। शैला साहब बिल्कुल हम समझ सकते हैं, आपका बहुत शुक्रिया, आप अभी तक हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद थी। जी
ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में अभी तक मौजूद थी और यकीनन इस वक्त ये वो वक्त है कि आपने अपनी पार्टी को सपोर्ट करना है। आप वहाँ पे मौजूद हैं, धरना दिया जा रहा है और मुनासिब नहीं है कि आप अभी बाकी मौज़ूआत में हमें कंटिन्यू करें। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। जी सदाकत अली वासी साहब, ज़रा यूथ प्रोग्राम के हवाले से हमें बता दें, कामयाब नौजवान प्रोग्राम ये है क्या, फंडिंग और किस तरह से ये लेके चलेंगे, एंड हाउ वुड इट बी डिफरेंट? दैट वाज माय क्वेश्चन। मेरीन, असल बात यह है कि पीटीआई वो पार्टी है जो यूथ, जो नौजवान थे, वो कब सियासत से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता था और सियासत सिर्फ बड़े बड़े घरों की और बड़े बड़े खानदानों की एक लोंडी हुआ करती थी। तो तहरीक साहब ने आम नौजवानों को इन्वॉल्व किया, इन नौजवानों को विजन दिया, जिन्होंने हमें सपोर्ट करके यहां तक पहुंचाया। तो पीटीआई समझती है कि इस वक्त 60% आबादी नौजवानों की है जिनकी उम्रें 35 साल से कम है। तो उनको इस पूरे सिस्टम में, पूरी इकॉनमी में उसको हमने इन्वॉल्व करना है। उसके लिए हमने पूरी मतलब हमारे पास एक पूरी टास्क फोर्स भी बनी है और एक उस्मान डार साहब के नीचे पूरी एक मतलब वो एडवाइजर है प्राइम मिनिस्टर के, और पूरी मिनिस्ट्री है जिसको हम पूरी तरह इन्वॉल्व करके नौजवानों को उनकी स्किल डेवलपमेंट में, उनके दीगर जो मामलात हैं उनको इन्वॉल्व करके एक उनको अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं। और ये पूरा प्लान है। बाकी डिटेल जो है वो अभी आनी है कि उनको किस तरह करना है, लेकिन जो नौजवानों को इकोनॉमिक एक्टिविटी में, उनकी एजुकेशन, उनकी ट्रेनिंग और उनको स्किल डेवलपमेंट में ये सारा पैसा लगेगा। ठीक है, फरहान बुखारी साहब ने हमें अभी ज्वाइन किया है, माहिर मौशियात है। और फरहान बुखारी साहब, यकीनन रात का ये वो पहर है कि आपको इस वक्त नींद भी आ रही है, हम महसूस कर सकते हैं। लेकिन ये बताइएगा कि क्या आप समझते हैं ये जो प्रोग्राम आ रहा है, कामयाब नौजवान प्रोग्राम, और $30 मिलियन जो आएंगे और उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाना चाहिए, और एट द सेम टाइम जो पहले प्रोग्राम्स आते रहे उससे ये डिफरेंट कैसे होगा, वाकई डिलीवर हो पाएगा कि नहीं, क्या नजर आता है आपको? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये मैं अर्ज़ कर दूं कि सहाफ़ी के लिए कोई नींद का वक्त नहीं होता और इस वक्त आपने बुलाया, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ तक इस $30 मिलियन के ऐलान की बात है, मसला ये है कि इस किस्म के ऐलानात माजी में भी होते आए हैं। अब ये एक और ऐलान हो गया। अब इसके बाद देखना है कि ये कितने अरसे में इसके नताइज सामने आते हैं। लेकिन देखिए, ये बज़ाते ख़ुद शायद अच्छा इनिशिएटिव हो, लेकिन मसला जो है पाकिस्तान की मईशत का वो एक बहुत बड़ा है इस वक्त, और उसमें ये $30 मिलियन का एक प्रोग्राम मेरे ख्याल में समुंदर में चंद कतरों के मुतरादिफ होगा। इस वक्त पाकिस्तानी मईशत की हालत कोई अच्छी नहीं है और बड़े सख्त और ठोस इक़दामात की ज़रूरत है। और जब तक के वैसे इक़दामात लिए नहीं जाएंगे, मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की मईशत की सिमत शायद वक्ती तौर पे थोड़ी सी कोर्स एडजस्टमेंट हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में आगे जाके मुस्तक़बिल बईद में ये जो बुनियादी मसाइल हैं उनको हल किए बग़ैर इसकी सिमत तब्दील नहीं होगी उस तरह जिस तरह सिमत को तब्दील होना चाहिए, ताकि पाकिस्तान का मुस्तक़बिल माजी और हाल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बेहतर हो सके। फरहान बुखारी साहब, ये जो दो इस्लामी ममालिक के सरबराहान हैं और वो अब तशरीफ़ ला रहे हैं, अभी जैसे कि सऊदी वलीअहद आए, मुत्तहिदा अरब अमारात से शहजादे आए, तो हमने देखा कि होप्स हमारी हाई हैं और जाहिर सी बात है MOUs पर साइन भी हुए। ये हमें उम्मीद है कि इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आ रही है, मज़ीद इन्वेस्टमेंट आती हुई देख रहे हैं और मज़ीद सरमायाकारों का जो एतमाद है वो बढ़ता हुआ देख रहे हैं आप इस वक्त? जी, इन्वेस्टमेंट के तो वादे हुए हैं, अब ये कितने अरसे में कितनी आती है ये तो अभी देखना है। माजी में भी MOUs का एक मुख्तलिफ अदवार में MOUs का चर्चा बहुत हुआ, लेकिन फिर जो नतीजा निकला वो उस चर्चे से बड़ी हद तक कम था। खुदा करे कि ये सरमायाकारी में इजाफ़ा हो, लेकिन उससे पहले तो अभी पाकिस्तान को IMF के पास जाना है और ये तो हुकूमत वक्त खुद इस चीज़ का अंदिया दे चुकी है। बाज़ाब्ता तौर पे एक रिक्वेस्ट भी IMF को गई है कि हम अगले एक लोन प्रोग्राम पे बात करें। प्राइम मिनिस्टर खुद दुबई तशरीफ़ ले गए क्रिस्टीन लेगार्ड IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से मिलने के लिए, और अगर हम IMF के इस प्रोग्राम को कामयाबी से इसके साथ चल सके तो उसमें फिर सख्त फैसलों की ज़रूरत होगी। एक इस्तेलाह बार बार इस्तेमाल होती है, बेल्ट टाइटनिंग। आम आदमी के लिए एक बेल्ट टाइटनिंग होगी, यानी वो सख्ती का ज़माना होगा। और आज आप उसकी शुरुआत भी देख रहे हैं कि
ये मुख्तलिफ जगहों से शिकायत आ रही हैं कि बिजली और गैस के बिलों का क्या हाल हो रहा है। हाँ, बिल्कुल बिजली की कीमत जो है वो ₹1.80 महंगी कर दी गई है। ठीक है, राव खालिद साहब, ये जब भी बात की फरहान बुखारी साहब ने, MOUs तो पहले भी होते रहे, दस्तखत पहले भी इसी तरह से बातें हम सुनते रहे इन्वेस्टमेंट के हवाले से, लेकिन एट द सेम टाइम हमने मातीर साहब को ये भी कहते सुना कि पहली बार किसी का मैं इस तरह से इस्तकबाल कर रहा हूँ। हमने सऊदी वली अहद को भी ये कहते हुए सुना कि ये इस तरह की इस वक्त क़यादत मौजूद है जिसके होते में हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो खुशाइन तो लगती है ना ये बात। जी बिल्कुल, थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, लेकिन ये मैं इस बात से एग्री करूंगा कि MOUs की साइनिंग इटसेल्फ काफ़ी नहीं है। जब तक ऑन ग्राउंड कोई डेवलपमेंट उस तरह से नहीं होती। इंक्लाइनेशन बहुत है, वर्ल्ड ओवर हम देखते हैं कि लोग ऑयल रिफाइनरी जो है हमारी, जो अरब एमिरेट्स के साथ है, वो तो कंप्लीशन के मराहिल में ही है ना, काम तो हो रहा है। जी 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 जी, वो चल रहा प्रोजेक्ट, लेकिन जो हम ओवरऑल देखते हैं यहाँ पे, जो जिस तरह से यहाँ पे डिप्लोमेटिक जो कोर है, यहाँ पे जो सफारतकार है मुख्तलिफ मुल्कों के, वो जिस तरह से हुकूमत के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, मुख्तलिफ मुल्क इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहाँ पे बहुत तैयार हो रहे हैं, वो एक इंडिकेशन लगती है। फिर रीजनल डेवलपमेंट्स जो हैं, अगर अफगानिस्तान के साथ मामला तय पा जाते हैं, अमेरिका की फोर्सेस विड्रॉ होती हैं, आधी हों भले, लेकिन वहाँ पे अगर कोई अमन की सूरत पैदा होती है, फिर इसी तरह से इंडिया के साथ अगर मामला मई के इलेक्शन के बाद बेहतरी की तरफ जाते हैं, तो ये सारी चीजें मल्टीप्लाई करेंगी उस एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने में जिसकी जरूरत है इस वक्त यहाँ पे। खित्ते में भी तो हमें राव खालिद साहब बेहतर होता दिखाई नहीं दे रहा। वो जो आलमी नजरिया जो है पाकिस्तान के हवाले से तब्दील होता हमें दिखाई नहीं देता। इज इट नॉट पॉजिटिव? दिखाई दे नहीं रहा, लेकिन जिस तरह से लोग इंटरेस्ट शो कर रहे हैं यहाँ पे, उससे लग ये रहा है कि चीजें बेहतर होने जा रही हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये अभी प्रिडिक्ट इसलिए किया जा सकता है कि इंटरेस्ट जो है बेसिकली, जिस तरह से वली अहद आए, आपने UAE के प्रिंस का जिक्र किया, फिर महातीर मोहम्मद आ रहे हैं, फिर अर्दवान आ रहे हैं, इस तरह जापान के भी प्लान हो रहा है, कोई एक विजिट मेरा ख्याल है वो भी किसी वक्त आएंगे, 1-2 महीनों में, 3 महीनों में। फिर ऐसा तो नहीं है कि एक वक्त था कि हम ये आमदोरफ्त काफी देखा करते थे, लेकिन चूंकि गुज़िश्ता हुकूमत में हमने ये कलमदान जो है बिल्कुल फारिग देखा, जिसकी वजह से ये एक्टिविटीज बिल्कुल हमें दिखाई नहीं दी। तो उसके बाद जब दोबारा से ये ऑन हुई है तो हमें शायद ज्यादा लग रही है, या ऐसा ही है जैसा पहले हुआ करता था किसी जमाने में? एनवायरमेंट की बहरीन माहौल की बात है। आप देखें ना, पिछले आप 9/11 के बाद से जो माहौल था हमारा, हम बड़ी मुश्किल से अभी निकल रहे हैं उस सारे मेस से, उस सारे टेररिज्म का जो एक था। यहाँ पे ऑब्वियसली अगर इन्वेस्टर आता है प्रॉफिट के लिए वो जरूर आता है, लेकिन ये भी तो नहीं कि वो यहाँ पे आए और अपना जान खो बैठे या इस किस्म के कोई माहौल में वो कोई बड़ा नुकसान अपना कर बैठे। तो जाहिर है अब इन्वायरमेंट चेंज हो रही है ओवरऑल, इसलिए मैं सारी ओवरऑल इन्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं किसी एक पर्टिकुलर इशू की बात नहीं कर रहा। ओवरऑल एनवायरनमेंट जब चेंज होती नजर आती है तो वो इन्वेस्टर उसी वक्त अपनी नजरें फिर जमाता है, फिर कोशिश शुरू करता है। फिर ये भी होता है कि इमरान खान ने जैसे कहा कि कश्ती मिस ना हो जाए, अभी शुरू हो रहा है, ये राइट टाइम है कि इन्वेस्ट करें। जब पूरी तरह से ये एक्टिविटी जनरेट हो जाएगी उस वक्त शायद इन्वेस्टर के लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज उस तरह से मौजूद ना हो। सीपैक ऑब्वियसली सबसे यानी मेजर जो एक प्रोजेक्ट हम कहते हैं सीपैक का है, फिर उसके साथ जो इकोनॉमिक जोन्स बनने हैं सारे। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली एक नजर आ रही है लाइट एट द एंड ऑफ द टनल के हम शायद बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, रीजनली भी और दूर के ही रोशनी नजर आती है। दुरुस्त कहा आपने, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। और हम जो पहले आनिया जानिया जो साइंस होने, दस्तखत होने सब देखते रहे, अब हम उम्मीद करते हैं, लेकिन उम्मीद के साथ ही जो है वो सारे निज़ाम चलते हैं। और यकीनन आने वाला वक्त जो है पाकिस्तान के लिए एक अच्छा वक्त होगा, ये हमारी दुआ भी है, हमारी उम्मीद भी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो एक बुरी खबर की तरफ भी आ जाएंगे। वो बुरी खबर जो है वो जैसा कि जिक्र किया अभी फरहान बुखारी साहब ने भी कि ₹1.80 जो है बिजली की कीमत मजीद बढ़ा दी गई है। तो अब अगर आपके बिजली के बिल जो है पिछले महीने के बिल से भी ज़्यादा नज़र आए तो फिर परेशान मत होइएगा, क्योंकि अब ये फैसला तो हो गया है, ये तो अब लिख दिया गया है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, बात करते हैं इस पर। वेलकम बैक नाज़रीन।
नाज़रीन, आज खिताब किया असद उमर साहब ने, इमरान खान साहब ने, और कुछ बातें की, कुछ उम्मीदें दिलाई, जिससे हमें लगा ऐसा कि यकीनन कुछ अच्छा ही होगा। टैक्स कलेक्शन के हवाले से बात की, टैक्स निज़ाम में इस्लाहात पर बात की, और ये भी कहा वज़ीर आज़म साहब ने कि 17 लाख जो टैक्स पेयर्स है वो 21 करोड़ आवाम का बोझ नहीं उठा सकते। अब इकदाम लिए जाएंगे कि टैक्स नेट में सबको लाया जाए, लेकिन कैसे लाया जाए ये भी एक सवाल है। FBR की बड़ी तारीफ भी जहां उन्होंने की, तो वहां हमें ये भी इत्तलात मौसूल होती हैं कि वो लोग जो टैक्स देते हैं उन्हीं को नोटिस पे नोटिस जो है मौसूल होते हैं, उन्हीं की छोटी छोटी चीज़ें और बगैर मकसद की चीज़ें निकाल के उन्हें बार बार बुलाया जाता है, उनसे सवालात किए जाते हैं, उन्हें कटहरे में खड़ा किया जाता है। क्या मकसद आपका ये है कि उनको आप डरा दे और फिर जो लोग मजीद टैक्स नेट में अगर आना चाहते हैं तो वो रुक जाए? वो इस्लाहात किस तरह की इस्लाहात होंगी, कैसे एक वो पॉजिटिव इस्लाहात होंगी? बिजली 1 रुपया 80 पैसे महंगी हो गई, ये सब तो आप करें, अगर शायद टैक्स कलेक्शन का निज़ाम ही बेहतर कर ले तो बहुत कुछ ठीक हो सकता है। फरहान बुखारी साहब, मैं गलत कह रही हूँ कि सही? जी आप बिल्कुल 16.25 आने सही कह रही हैं, लेकिन अलमिया ये है कि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं हमें ये भी पता है कि मसाइल क्या हैं, हमें ये भी पता है कि मसाइल का हल क्या है। और ये आज की बात नहीं है, साल से सिलसिला चला आ रहा है। पिछले 20 साल से मैं खुद अखबारात में लिखता आया हूँ कि टैक्स के निज़ाम में बड़ी खामी है, और कई हुकूमतों ने ये तस्लीम भी किया कि जी साहब वाकई खामियाँ हैं, लेकिन वो ठीक नहीं होता। और इसलिए ठीक नहीं होता, मेरा अपना तजुर्बा ये बताता है कि जब भी इस्लाहात को एक हद से आगे ले जाने की कोशिश की जाती है और उसमें ख़ास तौर पे अशराफिया से मुतल्लिक़ हलकों का कुछ नुकसान नज़र आता है, तो फिर हुकूमत के कदम, जो भी हुकूमत हो, कदम उखड़ जाते हैं। रेजिस्टेंस को इतना अपने ऊपर तारी कर दिया जाता है कि फिर वो इस्लाहात बिल्कुल आधी से ज़्यादा तो होती नहीं है, और बल्कि वो कुछ पीछे की तरफ हटा जाता है। जब तक कि पाकिस्तान में ये सोच नमूदार नहीं होगी कि कानून की बालादस्ती हर तरफ कायम करना मुल्क की बका, सलामती और बेहतर मुस्तकबिल के लिए लाजिम है, चाहे वो कानून की बालादस्ती टैक्स के मामले में हो या किसी और मामले में हो, अक्रॉस द बोर्ड। फरहान बुखारी साहब, मुझे आपका इस पे कमेंट चाहिए, कि जब इमरान खान साहब ये कहते हैं कि हम टैक्स दहंदगान जो है उनमें एतमाद पैदा करेंगे, फिर हम ये भी देखते हैं कि FBI वाले कैसे कैसे नोटिस भेजते हैं कि हमारे मेरे एक जानने वाले जिनका जाना हुआ FBR के दफ्तर, तो उनका ये कहना था कि मैंने जो वहाँ पे ऑफिसर मौजूद थे उनकी टेबल के ऊपर जो फाइल्स पड़ी हुई देखी, तो ऐसे ही मैंने, क्योंकि जान पहचान होगी, उन्होंने फाइल्स जो उठा के देखनी शुरू की, तो हर फाइल जो है वो एक मुलाजमत पेशा शख्स की थी, किसी डॉक्टर की थी, किसी इंजीनियर की थी, जो सरकारी या गैर सरकारी इदारों में काम कर रहे हैं, उनकी फाइलें, यानी कि उनके खिलाफ दरख्वास्तें आई हुई हैं। तो ये तो खौफ और हिरास का आलम नहीं पैदा कर देना होता है? उन लोगों को पकड़े ना जो इतनी बड़ी बड़ी दुकानें और इतने बड़े बड़े बिजनेसेस खोल के बैठे हुए हैं और जो टैक्स देते ही नहीं, बताते वो आना है और कमाते वो लाखों करोड़ों है एक एक दिन का। देखिए आप सही कह रही हैं, लेकिन ये फैसला करना कि ये तब्दीली होनी चाहिए, ये वज़ीर आज़म और काबीना के लेवल पे और पार्लियामान के लेवल पे ये फैसला करना होगा। ये फैसला FBR नहीं कर सकता। FBR हुकूमत का एक इदारा है और वो अपने तौर पे ये फैसला नहीं कर सकते कि जनाब जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, अशराफिया से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हाथ, अगर ये फैसला हुकूमत ने करना है तो सदाकत अली अब्बासी साहब आप ही जवाब दे दीजिए कि वो जो फैसला हुकूमत ने करना है, वो जो वादे वईद किए जा रहे हैं, वो जो इस्लाहात लानी है, तो किस तरह लाएंगे? ये FBR जो इस वक्त कर रहा है या जो जिस तरह से मामलात को लेके चला जा रहा है, आप समझ रहे हैं दुरुस्त है? मेरी एक तो मुझे शिकवा है कि मुझे बहुत कम टाइम दिया गया आज। बड़ी बात पहले तो आपने शैला साहबा को टाइम दिया, अब आपने मुझे टाइम नहीं दिया, तो मैं बहुत सारी चीजें मेरी रह गई। आप कहिए। सबसे पहले जो पिछली बातें हुई, आपने जो प्लेजेस की बात की और MOUs की बात की, तो ऐसे मुझे बड़ी आपने ब्लीक सी पिक्चर बनाई। हालांकि पिछले 6 सालों में हमारी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी ने पाकिस्तान को इतना माहौल बना दिया, इतना टर्न राउंड कर दिया कि दुनिया पाकिस्तान को देख रही है। और मैं आपको प्रेडिक्शन करता हूं अगले 2-3 महीनों में 2 और बड़े मुल्कों के अगर नुमाइंदे आ गए तो पाकिस्तान जो है वो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के तौर पे हमने उसको सेल आउट किया दुनिया में, तो उसके इंशाल्लाह बहुत जबरदस्त इंपैक्ट आएगा। और वो हुकूमत जो हमें
24 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट और 61 अरब डॉलर की इंपोर्ट के, यानी 37 अरब डॉलर का तजारती खसारा छोड़ के जाती है, उसको सवाए इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के और कोई अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। रही बात ये जो आपने कहा कि जी टैक्स में जो है वो रिफॉर्म करने वाली बात, तो वो भी एक बहुत बड़ा टास्क है कि 2300 अरब रुपए का खसारा है हमारे इस जो आपका बजट है उसका। उसके लिए सवाए ये कि हम टैक्स नेट बढ़ाएं, और टैक्स नेट बढ़ाने के लिए हुकूमत पूरी तरह एक अपना सर पे ये टास्क लेगी और हर अगले बजट में और हर अगले आने वाले दिन उस टैक्स कलेक्शन को बेहतर और सदाकत साहब, क्योंकि आप लोग हुकूमत में आपके नोटिस में ले आते हैं ना, आपकी खिदमत में एक ये भी गुजारिश पेश कर देते हैं कि इस वक्त जिस तरह से टैक्स कलेक्शन का जो तरीकाकार इख्तियार किया जा रहा है ना, वो दुरुस्त नहीं है। FBI जिस तरह से मामलात को लेकर चली है, जो ऑलरेडी टैक्स नेट में उनको ये एड्रेस कर रही है, वो लोग जो टैक्स नेट में नहीं है उनको एड्रेस किया जाए ना, इसको भी इस्लाहात का हिस्सा बनाइए। देखें, ये बात आप समझे सारे और समझते हैं कि अगर पाकिस्तान जिसे 21 करोड़ की आबादी है, 22 करोड़ की, उसमें अगर 17 लाख अगर आपके फाइलर्स हैं, तो इसका मतलब है कि ये बहुत बड़ा इशू है। पाकिस्तान में अक्सरियत आबादी टैक्स नेट में नहीं है, तो वो हमें तो अभी ये टास्क मिला है, हम इस पे अपना काम करने लगे। FBR को रिफॉर्म करना है, टैक्स जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं उसको बढ़ाने के लिए बहुत सारे इकदाम चाहिए, लेकिन साथ साथ जो रोजमर्रा के मामलात हैं वो भी चलाने। अभी आप लोग बात कर रहे थे कि जी बिजली महंगी हो रही है, तो बताएं क्या करें। 1200 अरब रुपए का जो बिजली का सर्कुलर डेट है उसको बिजली वालों ने बेयर करना है ना, वो हम किसी मजदूर पे, किसी किसान पे तो नहीं कर सकते। अगर उनको बिजली को एडजस्ट नहीं करेंगे तो सारा बर्डन उन पे पड़ेगा और ये आम बंदे पे बर्डन पड़ेगा। लिहाजा बिजली का खसारा बिजली वालों पे, गैस का खसारा गैस वालों पे। गर्मियों के लिए कोई तैयारी है? अभी तो सर्दियों में ही बिजली अवेलेबल नहीं है इतनी। तो यही तो मैं बता रहा हूं कि अगर आप ये खसारे पूरे नहीं करेंगे तो बिजली के इदारे कैसे चलेंगे। तो ये आपने उन लोगों को इस पर बुरा भला कहना है जिन्होंने आज तक यहाँ ये हमें मईशत बना के दी है। तो आज ये हुकूमत रिफॉर्म करना चाहती है, रिफॉर्म इजी नहीं होते, उसके लिए बेल्ट टाइटनिंग करना पड़ती है। ठीक है, रिफॉर्म इजी नहीं होते, लेकिन रिफॉर्म्स का सिम जो है वो दुरुस्त होना चाहिए। राव खालिद साहब, आप एग्री करते हैं कि ऑलरेडी जो लोग टैक्स नेट में हैं उनको जरा माफ कर दीजिए, जो टैक्स नेट में नहीं उनकी तरफ ज्यादा फोकस करें। डिफोकस हुई हुई है इस वक्त, मतलब मामलात जो है, इस्लाहात जो है सही सिम में नहीं जा रहे, आपको लगता है ऐसे? जी, मैं 23 साल से टैक्स पेयर हूँ, मुझे तो कोई फैसिलिटी नहीं मिली आज तक, ना कभी मैंने टैक्स पे डिफॉल्ट किया है, ना कोई नोटिस भी नहीं आया। खैर शुक्र है मुझे, कोई तो कोई फायदा भी कोई नहीं है वैसे टैक्स देने का। फायदा भी कोई, बचत और भी होगी। एक ऑन लाइटर नोट, आज गैस का बिल आया है तो दिल बाग बाग हो गया। पिछले महीने 34,000 आया था, इस महीने 3400 आया है। तो इनका शुक्रिया कि पता नहीं क्या इन्होंने पहले पिछली दफा क्या किया, तो इस दफा पता नहीं क्या किया कि वो बिल की एक सिफर गायब हो गया, पूरा 30,000 का फर्क पड़ गया उस बिल में। और उसमें गलती हुई लगती है, वो हो गई है, वो हो गई है, इंक्वायरी उन्होंने सजेस्ट किया, हुकूमत समझती है, वजीर आजम समझते हैं कि गलती हुई है। और इस पे एक और वो ऑन लाइटर नोट अगेन कि मेरा बिल 4,000 अगर आया तो मेरे जो मुलाजिम है उनका बिल 6,000 आया। मैं इस बात पे हैरान हूं। जी वो है इनका, मेरा ख्याल है रीडिंग नहीं करते रहे, और इसमें हुकूमत इन्वेस्टिगेट कर रही है। सही जी, ठीक है। राव खालिद साहब, मेरा जाती आइडिया सदाकत साहब ये है कि ये रीडिंग रेगुलरली नहीं करते रहे, कोई फ्रॉड करते रहे, तस्वीरें घर से बैठ कर बनाते रहे। अब जब रेगुलर रीडिंग हुई है तो जो बैकलॉग कोई 1-2 MMBTU का था, उससे मेरे साथ यही प्रॉब्लम हुई। मेरी नॉर्मल खपत 3 MMBTU थी, पिछले महीने 5 हो गई अचानक। मैंने घर में कोई फैक्ट्री लगा ली है, कोई नई कोई फर्नेस लगा ली है कि 3 से 5 कैसे होगी, कोई इक्विपमेंट भी चेंज नहीं हुआ। तो ये इस किस्म के मसाइल हैं। मुझे बताया जा रहा है कि सरदारी साहब कह रहे हैं कि जितने बिल आ रहे हैं लोग गाड़ियां बेचकर पूरे करेंगे। लेकिन चले राव खालिद साहब, योर कमेंट्स, FBR का जो तरीकाकार है इस वक्त और जो हुकूमत की प्लानिंग है, FBR का जो एक तो जी इनएफिशिएंट है, करप्ट है। उन्होंने अपने आप को बेहतर बनाने की कोई कोशिश नहीं की। अशराफिया का जिक्र किया फरहान साहब ने, बिल्कुल दुरुस्त कहा। लेकिन IMF को नहीं हमें भूलना चाहिए। IMF जो है वो कंडीशनैलिटीज के साथ आता है, हम उससे एग्री करते हैं और हम वो कंडीशनैलिटीज पूरी नहीं करते। उसमें फरहान बुखारी साहब इस पर रिपोर्ट करते हैं, बड़े अच्छे इकोनॉमी के ये रिपोर्टर रहे हैं, थ्रू आउट इन्होंने की है। कोई रिफॉर्म
एजेंडा जितना आईएमएफ का था कोई इंप्लीमेंट नहीं हुआ। मिलियंस ऑफ डॉलर्स आए, वर्ल्ड बैंक ने भी दिए, कोई एफबीआर की जो सिमत है वो दुरुस्त नहीं हुई, ये दुम सीधी नहीं हुई अभी तक। तो आईएमएफ किस तरह से दोबारा से दे देता है गवर्नमेंट को चिट के जी आप बड़ा अच्छा काम किया आपने। वो पॉलिटिकल कन्वीनियंस उनके कहले के होती है, एक पॉलिटिकल उसकी साइड होती है जिसकी वजह से वो करते हैं। थ्रू आउट उन्होंने रिफॉर्म के लिए कहा, थ्रू आउट गवर्नमेंट्स ने एग्री किया। एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, वही ढाक के तीन पात वही करते हैं। मुशर्रफ साहब ने कोशिश की, दुकानें बंद हो गई, यहाँ पे हड़तालें शुरू हो गई, बड़ा मसला शुरू हो गया। फिर बुक कीपिंग की बात की गई कि बुक कीपिंग हर लेवल पे उसको मस्ट किया जाए। ये बहुत बेसिक इशू है जिसको करना बहुत ज़रूरी है, जिससे जॉब जनरेशन भी होती है, नए लड़कों को जॉब्स भी मिलेंगी उसके लिए। उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ थ्रू आउट किसी जगह के ऊपर भी। फिर एतमाद दिलाना, टैक्स पेयर को एतमाद दिलाना, जो नहीं दे रहा और जो दे रहा है सबको एतमाद दिलाना कि भाई अगर टैक्स पे करोगे तो वो जाया भी नहीं जाएगा और आपको बहुत बेतहाशा तंग भी नहीं किया जाएगा। फिर मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस, बिजनेस वाले को 48 टैक्स देने पड़ते हैं, वो क्या कारोबार करेगा? वो तो टैक्स ही पूरा साल पे करता है, हर महीने 1-2 टैक्स के लिए वो फॉर्म जमा करा रहा होगा। तो ये सारी चीजें जो है ना, फरहान बुखारी साहब चूंकि मौजूद है और उनकी इधर मौजूदगी का हम फायदा जरूर ले, हुकूमत वक्त को भी थोड़ा सा फायदा दे। आपका एक तजर्बा है फरहान बुखारी साहब, कोई आप अगर इनको बताना चाहें, इनको कोई मशवरा देना चाहें और खासतौर पर टैक्स निज़ाम के हवाले से क्या कहेंगे आप? क्या करना क्या चाहिए इस हुकूमत को? बीवी असल में बात यह है कि मेरा कोई जो 36-37 साल तजुर्बा है पेशा सहाफ़त में, उसमें जो 2-4 चीज़ें मैंने सीखी हैं, उसमें एक ये चीज़ भी है कि हुकूमत को कभी मशवरा देने की गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हुकूमतें जब तक कि स्टेटस को से बाहर नहीं निकलेंगी, ये सिर्फ़ और सिर्फ वक्त का ज़िया है। अगर हुकूमत वाकई इस मुल्क की इस्लाह करना चाहती है तो फिर इस्लाह ठोस अंदाज में होनी चाहिए। IMF का जिक्र हुआ, मुख्तसर में अर्ज कर दूं कि IMF एक सियासी इदारा है, IMF माशी इदारा नहीं है। वहाँ पे ग्लोबल पॉलिटिक्स की पॉलिटिक्स का हिस्सा है डेफिनेटली, और ख़ास तौर पे अमेरिका का एक कलीदी किरदार है। ठीक है। अगर आपने इस मुल्क की इस्लाह करनी है तो फिर आप वाकई इस्लाह करें, और उसमें ख़ास तौर पे खसारे को कम करना और टैक्स की चोरी को ख़त्म करना ये अव्वल तरीन हदफ होना चाहिए। इसके अलावा पाकिस्तान की बेहतरी का कोई और रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं है। फरहान बुखारी साहब आपका बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। यकीनन मशवरे तो बहुत से मौजूद हैं, आप अमल करने वाले बनिए, रास्ता तो दिखाई दे रहा है लेकिन रास्ते पे चलने वाले तो बनिए। मुझे बहरीन सप्ताइन को इजाज़त दीजिएगा, मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगी। इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।